हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बुक का पहला अध्याय, जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। तो विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन विद्युत के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो विद्युत क्या है? तो विद्युत एक ऊर्जा का एक रूप है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। इसके प्रभाव को हम प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और चुंबकीय प्रभाव के रूप में महसूस कर सकते हैं। विद्युत यह इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। तो विद्युत कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण। और विद्युत के प्रकार को देखते हैं आगे। तो विद्युत के टाइप्स, तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और गतिशील विद्युत यानी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, ये विद्युत के दो प्रकार है। स्थिर विद्युत यह घर्षण द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तारों यानी वायर्स के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है। तो स्थिर विद्युत कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण द्वारा, और इसे तार या वायर्स के द्वारा क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। और स्थिर विद्युत का उपयोग कैपेसिटर चार्जिंग और फोटोकॉपी मशीन में होता है। गतिशील विद्युत यह इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो गतिशील विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इसे तारों यानी वायर्स द्वारा संचारित किया जा सकता है, अर्थात इसे तारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। गतिशील विद्युत का उपयोग घरेलू और औद्योगिक कार्यों में होता है। और गतिशील विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। आगे है इलेक्ट्रीशियन अर्थात विद्युतकार। तो इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन वह होता है, तो ये इलेक्ट्रीशियन वह तकनीकी व्यक्ति या टेक्निकल पर्सन होता है जो विद्युत चालित मशीनों, उपकरणों की मरम्मत, देखरेख, फिटिंग और स्थापना अर्थात इंस्टॉलेशन का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? वह विद्युत से चलने वाली मशीनों और उपकरणों का मरम्मत करता है, उसका देखरेख, फिटिंग और स्थापना का कार्य करता है। वह इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार कहलाता है। तो विद्युतकार के कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन क्या है? तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। वायरिंग डायग्राम और ब्लूप्रिंट को समझने का कार्य करता है। सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग करना उसका कर्तव्य होता है। और दोष निवारण में निपुण होना चाहिए। तो कोई भी विद्युत चालित मशीनों के दोष निवारण में निपुण होना चाहिए। आगे है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो अध्ययन ITI में किया जाता है, उसका अध्ययन करने का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कार्य क्षेत्र अत्यंत विशाल है। मुख्य रूप से इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्षेत्र पहला भाग है विद्युत उत्पादन। इलेक्ट्रीशियनों का पावर जनरेशन अर्थात थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्य कर सकता है। आगे है पारेषण एवं वितरण। पहला हुआ विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कार्य, दूसरा कार्य हुआ पारेषण एवं वितरण अर्थात ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात सब स्टेशन ओवरहेड लाइनों में काम कर सकता है। घरेलू वायरिंग, तीसरा घरेलू वायरिंग अर्थात डोमेस्टिक वायरिंग, घरों होटलों की वायरिंग करता है इलेक्ट्रीशियन। चौथा है औद्योगिक वायरिंग अर्थात इंडस्ट्रियल वायरिंग, मोटर, जनरेटर, पैनल, बोर्ड कंट्रोलिंग का कार्य करता है। पांचवा कार्य दिया हुआ है मरम्मत एवं रखरखाव अर्थात विद्युत से चलने वाली मशीनों का रिपेयर और मेंटेनेंस
अर्थात वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर, ऑयल टेस्टिंग इत्यादि कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। आगे है इलेक्ट्रीशियनों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें दुर्घटना या एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया है। तो दुर्घटना या एक्सीडेंट क्या होता है? तो दुर्घटना एक अनियोजित और अनियंत्रित घटना है। दुर्घटना क्या है? एक अनियोजित और अनियंत्रित घटना है जिसके परिणाम स्वरूप चोट, मृत्यु या संपत्ति का नुकसान होता है। दुर्घटना एक अनियोजित और अनियंत्रित घटना है जिससे चोट, मृत्यु या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। आगे है दुर्घटना के मुख्य कारण अर्थात मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। तो दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है उसे देखते हैं। तो अज्ञानता अर्थात इग्नोरेंस, अर्थात किसी चीज के बारे में अज्ञानता या नॉलेज नहीं होने के कारण दुर्घटना होता है। दूसरा उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी, मतलब किसी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होना जिससे कि जल्दी जल्दी में कुछ काम गड़बड़ हो जाना। अत्यधिक आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी दुर्घटना होता है। रुचि की कमी अर्थात किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी काम करना पड़ता है तो दुर्घटना हो सकता है। गलत औजारों का प्रयोग अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जिस औजार की आवश्यकता होती है उसका प्रयोग ना करके किसी और औजार का उपयोग करना। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने से भी दुर्घटना होता है। और आगे है खराब कार्य प्रणाली अर्थात अच्छा कार्य या सही ढंग से कार्य नहीं करना। आगे है विद्युत झटका। तो विद्युत झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर मानव शरीर को झटका महसूस होता है। झटके की तीव्रता धारा की मात्रा और संपर्क समय पर निर्भर करता है। तो विद्युत झटका क्या होता है? 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर जब मानव शरीर को झटका महसूस होता है तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर मानव शरीर को क्या होता है? झटका महसूस होता है। और झटके की तीव्रता कितना होगा यह धारा की मात्रा और संपर्क का समय पर निर्भर करता है। और घातक सीमा क्या है? तो 50 मिली एम्पियर या उससे अधिक धारा 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर मृत्यु हो सकती है। तो मानव शरीर में 50 मिली एम्पियर या उससे अधिक धारा 3 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर मानव की मृत्यु हो सकती है। आगे है सुरक्षा नियम एवं चिन्ह। सुरक्षा नियम या और चिन्ह सेफ्टी रूल्स एंड साइंस। तो सुरक्षा नियम और चिन्ह क्या है तो उसे देखते हैं। तो सुरक्षा संकेत, सबसे पहले सुरक्षा संकेत या सेफ्टी साइंस के बारे में देखते हैं। तो कार्यशाला में सुरक्षा संकेतों का पालन करना अनिवार्य है। तो कार्य में कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए सुरक्षा संकेतों का पालन करना क्या है? अनिवार्य है। और सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो पहला प्रकार है निषेधात्मक या प्रोहिबिटरी, दूसरा है अनिवार्य या मैंडेटरी, और तीसरा है चेतावनी यानी वार्निंग, और चौथा है सूचनात्मक अर्थात इंफॉर्मेशन। तो सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक। तो इसके बारे में तो ये सब संकेत किस प्रकार के होते हैं अर्थात इसका आकृति क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, और इन सुरक्षा संकेतों का अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है, और मीनिंग क्या होता है उसको देखेंगे और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम निषेधात्मक के बारे में जानते हैं। तो निषेधात्मक संकेत का आकृति वृत्ताकार होता है और यह वृत्ताकार होता है और इसका रंग बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड होता है सफ़ेद। निषेधात्मक का बैकग्राउंड सफ़ेद होता है और लाल बॉर्डर
लाल बॉर्डर होता है और काला चिन्ह से संकेत बनाया जाता है। तो निषेधात्मक सुरक्षा संकेत की आकृति वृत्ताकार, सफ़ेद बैकग्राउंड और लाल बॉर्डर होता है और काला चिन्ह होता है। और निषेधात्मक का मीनिंग होता है कि जो भी इसमें मना किया जाता है, ऐसा अर्थात ऐसा नहीं करना है, जो उस वृत्ताकार आकृति में चिन्ह बनाया होता है। जैसे धूम्रपान निषेध, आग न जलाए। धूम्रपान निषेध और आग न जलाए। आगे है अनिवार्य सुरक्षा संकेत। तो अनिवार्य सुरक्षा संकेत भी क्या होता है, इसका आकृति भी वृत्ताकार होता है या सर्कुलर होता है। तो निषेधात्मक और अनिवार्य दोनों की आकृति वृत्ताकार होता है, लेकिन इसका कलर, अनिवार्य का कलर बैकग्राउंड नीला होता है। बैकग्राउंड क्या होता है, नीला होता है और चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। और अनिवार्य का अर्थ क्या है, तो क्या करना चाहिए। तो अनिवार्य मतलब क्या करना है, अनिवार्य है तो क्या करना चाहिए, इसका मीनिंग है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, हेलमेट पहनना है, चश्मा पहनना है। आगे देखते हैं, तो आगे है चेतावनी यानी वार्निंग के बारे में। तो वार्निंग का सुरक्षा संकेत की आकृति त्रिभुजाकार होता है। तो वार्निंग का सुरक्षा संकेत की आकृति त्रिभुजाकार होता है। इसका बैकग्राउंड पीला होता है। तो चेतावनी या वार्निंग का बैकग्राउंड पीला होता है, बॉर्डर काला होता है। बॉर्डर क्या होता है, काला होता है और चिन्ह काला चिन्ह होता है। और चेतावनी का अर्थ क्या होता है, खतरे से सावधान, मतलब सावधानी बरतनी है। तो उदाहरण है, विद्युत झटका का खतरा हो सकता है, आग का खतरा। आगे है सूचनात्मक सुरक्षा संकेत। तो सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का आकृति वर्गाकार या आयताकार होता है। तो निषेधात्मक और अनिवार्य का क्या था, आकृति कैसा था, गोलाकार या वृत्ताकार। चेतावनी का क्या था, चेतावनी का त्रिभुजाकार और सूचनात्मक का आयताकार या वर्गाकार। इसका सूचनात्मक का बैकग्राउंड हरा होता है। सूचनात्मक का बैकग्राउंड क्या होता है, हरा होता है और चिन्ह क्या होता है, सफ़ेद। और इसका अर्थ क्या है, सूचनात्मक का सुरक्षा की जानकारी है। और इसके उदाहरण है फर्स्ट एड बॉक्स और निकास द्वार। आगे है आग और अग्निशामक यंत्र के बारे में। तो आगे देखते हैं आग और अग्निशामक यंत्र अर्थात फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग क्या है। तो आग क्या है, तो आग 3 तत्वों के संयोजन है। आग क्या है, आग 3 तत्व का क्या है, संयोजन है। तो ये 3 तत्व कौन से, पहला है ईंधन यानी फ्यूल, दूसरा है उष्मा यानी हीट और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो आग 3 तत्वों का संयोजन है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन का। इसे अग्नि त्रिकोण या फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। आग बुझाने का सिद्धांत। तो आग बुझाने का क्या सिद्धांत है, तो पहला है स्टारवेशन अर्थात ईंधन को हटाना, स्टारवेशन यानी ईंधन को हटाना। दूसरा है स्मोथरिंग अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना या उसको आग को ढक देना। तीसरा है कूलिंग अर्थात उष्मा को कम करना अर्थात कूलिंग अर्थात पानी डालना, ये सब किया जा सकता है। तो आग बुझाने के सिद्धांत 3 है। इसको SSC भी ट्रिक में बना सकते हैं। एस का मतलब पहला है स्टारवेशन अर्थात ईंधन को हटाना। दूसरा है इसका मतलब है स्मोथरिंग अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तीसरा मतलब है कूलिंग। तो आग 3 तत्वों का संयोजन है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। इनमें से किसी को भी एक को हटा लेने से क्या होता है,
आग बुझ जाता है। आगे है आग के प्रकार एवं अग्निशामक के बारे में। तो आग के प्रकार और अग्निशामक के बारे में देखते हैं। तो आग तो आग की श्रेणी ईंधन किस प्रकार के होता है इस श्रेणी में और इस आग पर नियंत्रित करने के लिए कैसा एक्सटिंग्विशर अर्थात अग्निशामक उपयोग किया जाता है। तीसरा है इसका रंग कोड या बैंड कलर। रंग कोड या बैंड कलर। तो आग के प्रकार तो आग 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी टाइप के आग होते हैं। तो क्लास ए, बी, सी, डी श्रेणी के आग होते हैं। तो पहला श्रेणी क्लास ए जो आग होता है किस प्रकार के ईंधन इसमें होते हैं। तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट या ठोस ज्वलनशील पदार्थ अर्थात यह ठोस ज्वलनशील पदार्थ किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्लास ए के अंतर्गत। और इसके लिए उपयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है पानी का बौछार या वाटर जेट या सोडा एसिड या वाटर जेट। तो क्लास ए श्रेणी का आग पर नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पानी वाला और सोडा एसिड वाला। और इसका कलर कोड या रंग कोड या बैंड कलर क्या होता है, लाल। तो क्लास ए का रंग कोड होता है लाल। आगे है क्लास बी श्रेणी का आग। तो क्लास बी श्रेणी के आग का ईंधन किस प्रकार का होता है। तो यह ज्वलनशील द्रव या लिक्विड के रूप में होता है। क्लास बी का ईंधन द्रव या लिक्विड के रूप में होता है। तो यह है पेट्रोल, डीजल, पेंट। तो इसमें क्लास बी श्रेणी के आग पर नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, झाग यानी फॉर्म वाला और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला और तीसरा सूखा पाउडर। तो क्लास बी श्रेणी के आग पर नियंत्रित पाने के लिए झाग या फॉर्म, CO2 या सूखा पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसका रंग कोड क्रीम कलर का होता है, क्रीम कलर का। आगे है क्लास सी श्रेणी का आग। तो यह गैस ये इसका ईंधन गैस अवस्था वाला होता है। क्लास सी ईंधन का गैस। क्लास सी ईंधन गैसीय रूप में ज्वलनशील गैस होता है जैसे LPG, CNG। और क्लास सी श्रेणी के आग पर नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूखा पाउडर या ड्राई पाउडर। तो क्लास बी में और सी दोनों में क्या है, सूखा पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसका रंग कोड नीला होता है। तो क्लास सी के लिए रंग कोड नीला होता है। आगे है क्लास डी ईंधन। क्लास डी श्रेणी के आग का ईंधन क्या होता है, तो यह ज्वलनशील धातु होता है। तो क्लास ए में ईंधन ठोस यानी सॉलिड था और क्लास बी में ईंधन कैसा था, तो लिक्विड यानी द्रव था और क्लास सी में गैस के रूप में था। और क्लास डी में कैसा धातु है, तो यह मेटल धातु, ज्वलनशील मेटल धातु होता है क्लास डी श्रेणी में आग में। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि इसके ईंधन है। और क्लास डी श्रेणी के आग पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष सूखा पाउडर यानी स्पेशल ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता था। विशेष सूखा पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर मेन रूप से कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे है विद्युत आग। ऊपर तो हमने देखा ठोस ईंधन वाला या द्रव ईंधन वाला या गैस ईंधन वाला या धातु युक्त ईंधन वाला आग पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। आगे है विद्युत आग यानी वायर वगैरह के कारण लगने वाली आग। तो विद्युत आग यानी इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत
आग यानी इलेक्ट्रिकल फायर अक्सर क्लास सी और या डी अक्सर क्लास सी या डी अलग अलग माना जाता है। अक्सर क्या होता है, ये दोनों जो क्लास सी और डी है अलग अलग माना जाता है। और विद्युत आग कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट या बिजली के उपकरण में आग लगता है। तो विद्युत आग पर नियंत्रित पाने के लिए हेलोन हेलोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत आग अक्सर क्लास सी या डी या अलग मानी जाती है। तो विद्युत आग को अक्सर क्लास सी या डी में रखा जाता है या फिर अलग ही माना जाता है। और यह शॉर्ट सर्किट या बिजली के उपकरण से होता है। तो इस पर नियंत्रित करने के लिए विद्युत आग पर नियंत्रित करने के लिए हेलोन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है या CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है। आगे है चेतावनी। तो चेतावनी क्या है, तो विद्युत आग को बुझाने के लिए पानी या फोम का प्रयोग ना करें। तो विद्युत आग को बुझाने के लिए पानी या फोम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इसका रंग कोड क्या होता है, विद्युत आग वाला काला होता है। काला यानी CO2 को प्रदर्शित करता है। आगे है प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वसन। यानी जब भी कोई दुर्घटना होता है तो उस समय प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम श्वसन किस प्रकार दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एड एंड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड क्या होता है उसे जानते हैं। तो दुर्घटना होने पर डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। इसका उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है, जीवन बचाना, हालात बिगड़ने से रोकना और सुधार को बढ़ावा देना। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता। तो फर्स्ट एड का क्या रूल है, ABC रूल है। फर्स्ट एड का प्राथमिक चिकित्सा का रूल है ABC। तो ये ABC में ए क्या है, तो ABC में ए है एयर वे, सबसे पहले उसे अच्छी तरह हवा मिलनी चाहिए। दूसरा है ब्रीदिंग यानी वह सांस ले पा रहा है कि नहीं जिसके साथ हादसा हुआ है या दुर्घटना हुआ। तीसरा सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो प्राथमिक चिकित्सा में हम क्या देखते हैं, तो ABC रूल देखते हैं। तो पहला, वह उसको हवा मिल रहा है कि नहीं, वह सांस ले पा रहा है कि और उसका शरीर का सर्कुलेशन सिस्टम ठीक तो है, ये देखते हैं। आगे है कृत्रिम श्वसन की विधियां। अगर वह सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा के समय किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है उसके के बारे में बताया गया है। तो कृत्रिम श्वसन की विधियां, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो यदि पीड़ित को बिजली का झटका लगा हो और सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो निम्न विधियां अपनाई गई है। तो कृत्रिम श्वसन की निम्न विधियां नीचे अपनाई गई है। तो कौन कौन सी विधि है, तो यहाँ 4 विधि दिया हुआ है। तो पीड़ित को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो निम्न 4 विधियां अपनाई जा सकती है। पहला है सेफर मेथड या सेफर विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा है मुंह से मुंह विधि, चौथा है कृत्रिम रेस्पिरेटर आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। तो सेफर विधि, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, सेफर विधि। तो सेफर विधि कब सेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब पीड़ित की पीठ पर छाले या चोट हो। जब पीड़ित के पीठ पर छाले या चोट हो तो सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है।
इस स्थिति में शेफर विधि में स्थिति क्या होती है, तो पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। पीड़ित को क्या किया जाता है शेफर विधि में, पेट के बल लिटाया जाता है, क्योंकि उसके पीठ पर क्या होते हैं, छाले या चोट होते हैं। आगे है सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब पीड़ित के सीने या पेट पर छाले या चोट लगते हैं। तो इसमें स्थिति क्या हो जाएगी, तो पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाएगा, क्योंकि उसके सीने या पेट पर छाले पड़ जाते हैं। तो सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लेटाया जाता है, और शेफर शेफर विधि में पेट के बल लेटाया जाता है। तीसरा है मुंह से मुंह विधि, अर्थात माउथ से माउथ मेथड। तो यह विधि सबसे प्रभावी और त्वरित है। तो मुंह से मुंह विधि द्वारा सांस दिया जाने वाला विधि सबसे प्रभावी है और त्वरित विधि है। इसमें हवा को जोर से पीड़ित के मुंह में भरा जाता है। तो मुंह से मुंह विधि में क्या किया जाता है, हवा को जोर से पीड़ित के मुंह में भरा जाता है। और चौथी विधि क्या है, कृत्रिम रेस्पिरेटर या आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। तो यह एक मशीन है। तो कृत्रिम रेस्पिरेटर क्या है, एक मशीन है। तो इस मशीन का उपयोग गंभीर स्थिति में किया जाता है। कृत्रिम रेस्पिरेटर का प्रयोग गंभीर स्थिति में किया जाता है। आगे है आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और अपशिष्ट निपटान। तो आपातकालीन क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, और जो अपशिष्ट होता है उसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। इमरजेंसी एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो इसमें हम सबसे पहले 5S संकल्पना या 5S कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो 5S संकल्पना क्या है, तो 5S संकल्पना में यह जापानी तकनीक है। 5S या 5S जापानी तकनीक है जो कार्यशाला प्रबंधन या वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए उपयोग की जाती है। तो 5S कॉन्सेप्ट जापानी तकनीक है जो वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें 5S में क्या होता है, 5S होता है, 1 2 3 4 5। ये जापानी टर्म है। यह जो 5S में S दिया हुआ है जापानी टर्म है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसे याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं सबका प्रारंभ या स्टार्ट SE से हो रहा है, लेकिन आप सबके अंत के वर्ड को याद रख सकते हैं। इसमें री है लास्ट में, इसमें ऑन है, इसमें सो है, इसमें SU है, इसमें के है। तो री ऑन सो सू के, आप ये टर्म याद करेंगे तो आपको 5S का ऑर्डर याद रहेगा। तो री ऑन सो सू के, तो री ऑन सो सू के याद रखें। और इस 5S टर्म या कॉन्सेप्ट का इंग्लिश मीनिंग क्या है, तो सबसे पहला S का मतलब शॉर्ट है, जिसका हिंदी है छटाई। दूसरा है सेट इन ऑर्डर है, जिसका मतलब है सुव्यवस्था। तीसरा है साइन अर्थात स्वच्छता। चौथा है स्टैंडर्डाइज अर्थात मानकीकरण। पांचवा है सस्टेन अर्थात अनुशासन। तो इन सब का भी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट है, शॉर्ट यानी छटाई, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन। तो हम इसे अपने दिमाग में कहानी की तरह भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को प्रबंधन के सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं में अच्छा खराब को क्या किया जाता है, छटाई यानी शॉर्ट किया जाता है, छटाई किया जाता है। फिर छटाई के बाद उसको एक ऑर्डर में सजाया जाता है। ऑर्डर में सजाए जाने के बाद उसको स्वच्छता या वह दिखने में अच्छा था, स्वच्छ दिखने लगता है, और दिखने लगता है उसके बाद मानकीकरण अर्थात उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। उसके बाद सस्टेन यानी उसको उसी प्रकार बनाया रखना चाहिए अनुशासन में। तो
तो इन 5S कॉन्सेप्ट का क्या कार्य है उनको देखते हैं। तो शॉर्ट जो हम अभी देख रहे थे, तो शॉर्ट शॉर्ट का मतलब क्या है, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, अर्थात बहुत सारी वस्तुओं में से अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। सेट इन ऑर्डर क्या है, सेट इन ऑर्डर क्या है, तो हर चीज़ की सही जगह। सेट इन ऑर्डर का क्या मतलब है, हर चीज़ का सही जगह पर रखना। और तीसरा साइन मतलब क्या है, स्वच्छता यानी कार्यस्थल को साफ रखना। और चौथा स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण का मतलब है नियम बनाना, मानकीकरण अर्थात नियम बनाना। और पांचवा है सस्टेन यानी अनुशासन अर्थात नियमों का पालन करना। तो शॉर्ट माने अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, सेट इन ऑर्डर यानी हर चीज़ की सही जगह पर रखना, साइन माने कार्यस्थल की सफाई रखना, स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण अर्थात नियम बनाना, और सस्टेन यानी अनुशासन नियमों को पालन करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है 5S कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं अपशिष्ट पदार्थों का निदान, अर्थात अर्थात क्या देखेंगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो अपशिष्ट पदार्थों का निदान कैसे किया जा सकता है, तो रिसाइक्लिंग अर्थात पुनर्चक्रण। तो पुनर्चक्रण यहाँ यानी रिसाइक्लिंग। तो धातु प्लास्टिक आदि को दोबारा उपयोग क्या कहलाता है, रिसाइक्लिंग। तो पुनर्चक्रण क्या है, धातु प्लास्टिक आदि का दोबारा उपयोग। दूसरा है कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग अर्थात जैविक कचरे से खाद बनाना, जैविक कचरे से खाद बनाना। तीसरा है लैंडफिल अर्थात कचरे को जमीन में दबाना, अर्थात लैंडफिल क्या होता है, कचरे को जमीन में दबाना। चौथा है भस्मीकरण अर्थात इंसाइनरेशन अर्थात कचरे को जलाना, ऊर्जा उत्पादन के लिए, कचरे को ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करना है, जलाना है। तो अपशिष्ट पदार्थों का निदान कैसे किया जा सकता है, तो पुनर्चक्रण द्वारा, दूसरा कंपोस्टिंग द्वारा, तीसरा लैंडफिल द्वारा, और चौथा भस्मीकरण द्वारा। भस्मीकरण क्या होता है, तो कचरे को जलाना, वो भी क्यों जलाना है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। आगे है बिन कलर कोड यानी कचरे के डब्बे का रंग। तो कचरे का डब्बे का रंग, तो बिन डस्टबिन या बिन कलर कोड कैसा होता है, तो कागज फेंकने के लिए, कागज फेंकने या पेपर फेंकने के लिए डस्टबिन का कलर कैसा होता है, नीला यानी ब्लू। तो कागज फेंकने के लिए नीला, प्लास्टिक फेंकने के लिए डस्टबिन का कलर क्या होता है, पीला। प्लास्टिक के लिए पीला, कागज के लिए नीला। और धातु को अलग रखने या फेंकने के लिए कैसा होना चाहिए डस्टबिन का कलर, तो लाल रंग का। तो कागज नीला, प्लास्टिक पीला, धातु लाल या रेड, और कांच को फेंकने के लिए या ग्लास को फेंकने के लिए डस्टबिन कैसा होना चाहिए, कलर किस कलर का, हरा होना चाहिए। और खाद्य सामग्री या फूड को फेंकने के लिए डस्टबिन काला होना चाहिए। तो कागज नीला, प्लास्टिक पीला, धातु लाल, कांच हरा और खाद्य सामग्री के लिए कचरे के डिब्बे के रंग काला होना चाहिए यानी ब्लैक। आगे है व्यावसायिक हस्त औजार ट्रेड हैंड टूल्स, इस अर्थात इलेक्ट्रीशियन या व्यावसायिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले टूल्स, जो हाथ में हैंड टूल्स का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में देखेंगे। तो NEC कोड 2011 और BIS मानकों के अनुसार इलेक्ट्रीशियन के लिए मुख्य औजार निम्नलिखित है। तो हम देखते हैं औजार के नाम, उसकी विशिष्टता, उसके उपयोग और महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन प्लायर्स को देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लायर यह 150 mm 200 mm लेंथ वाला हो सकता है। तो 150 200 mm लेंथ वाला हो सकता है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका उपयोग तार को पकड़ने, काटने, मरोड़ने और खींचने के लिए किया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है इंसुलेशन चेक करें।
कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या करना चाहिए, इंसुलेशन चेक करना चाहिए, स्टील के तार को इससे नहीं काटना चाहिए। तो इंसुलेशन कॉम्बिनेशन प्लायर का चेक करना चाहिए क्योंकि यह तार को काटने, मोड़ने, खींचने, पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, कहीं विद्युत झटका ना लगे, और स्टील के तार को इससे नहीं काटा जाना चाहिए। दूसरा औजार है पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। तो इसके ब्लेड का लेंथ क्या होता है इस पेचकस का, 75 mm से 300 mm, 75 mm से 300 mm। तो इसका उपयोग पेच खोलने और कसने के लिए होता है। और पेचकस का महत्वपूर्ण बिंदु है, पेचकस का उपयोग हथौड़े की तरह प्रयोग में ना करें। टिप सही आकार की होनी चाहिए। तो पेचकस का टिप क्या होना चाहिए, सही आकार का। आगे है नियॉन टेस्टर और या फेज टेस्टर। तो अगला औजार क्या है, इलेक्ट्रीशियन का नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर। इसका रेंज क्या होना चाहिए, 500 वोल्ट तक का रेंज होना चाहिए। तो नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर का रेंज 500 वोल्ट तक होना चाहिए। यह फेज की उपस्थिति जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर का उपयोग फेज की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर को इसे पेचकस की तरह भारी काम में ना ले। तो नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर का प्रयोग पेचकस की तरह, नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर का प्रयोग पेचकस की तरह भारी काम में ना करें। इसमें नियॉन बल्ब और सीरीज प्रतिरोधक होता है। तो नियॉन टेस्टर में क्या होता है, नियॉन बल्ब एवं सीरीज प्रतिरोधक होता है। आगे है इलेक्ट्रीशियन चाकू या इलेक्ट्रीशियन नाइफ। तो यह 2 ब्लेड या डबल ब्लेड होता है। तो इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है, 2 ब्लेड या डबल ब्लेड होता है। यह तारों का इंसुलेशन छीलने और इनेमल साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तारों को छीलने और उसका इनेमल साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो धार हमेशा बाहर की तरफ रखकर छीलें। धार हमेशा बाहर की तरफ रखकर तार को छीलना चाहिए। आगे है अगला औजार क्या है, तो अगला औजार है टेस्ट लैंप। तो टेस्ट लैंप में क्या होता है, एक होल्डर होता है जिसमें बल्ब और तार लगा होता है। तो इसका उपयोग क्या है, तो सब टेस्ट लैंप का उपयोग सप्लाई चेक करने, अर्थ पर फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट पता करने में होता है। तो टेस्ट लैंप का प्रयोग सप्लाई चेक करने, अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट पता करने में टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो यह सस्ता और भरोसेमंद टेस्टिंग टूल है। तो टेस्ट लैंप सस्ता और भरोसेमंद टेस्टिंग टूल है। अगला औजार है हथौड़ा या हैमर। तो हथौड़ा या हैमर, बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर यह 110 से 500 ग्राम तक होता है। तो हथौड़ा जो हैमर है, इसका बॉल पिन हैमर के बारे में दिया गया है, 110 से 500 ग्राम तक होता है। इसका उपयोग है, हथौड़ा का उपयोग कील ठोकने, छेनी पर चोट मारने के लिए होता है। इलेक्ट्रीशियन बॉल पिन हैमर का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन बॉल पिन हैमर का क्या करते हैं, सर्वाधिक उपयोग। आगे है पोकर या ब्राउडल यह क्या होता है, नुकीला औजार है। लकड़ी में पेच कसने से पहले छोटा छेद या पायलट होल बनाने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी में पेच कसने से पहले छोटा छेद बनाने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। इसे सुम्मी भी कहते हैं। तो पोकर को क्या कहते हैं, सुम्मी भी कहते हैं। अगला औजार है वायर स्ट्रिपर। तो वायर स्ट्रिपर क्या है, तो यह एडजस्टेबल होता है। वायर स्ट्रिपर क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। तारों का इंसुलेशन बिना कंडक्टर काटे उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो तारों का इंसुलेशन हटाने में किया जाता है, बिना कंडक्टर अर्थात चालक तार को काटे इंसुलेशन को उतारा जाता है। तो वायर स्ट्रिपर का महत्वपूर्ण बिंदु है,
सही गेज पर सेट करना चाहिए। तो सही गेज पर क्या करना चाहिए? सेट करना चाहिए। आगे है भारी भार उठाना, अर्थात इलेक्ट्रीशियन जब भी कोई काम करता है तो कोई भारी सामान उठाना पड़ता है तो भारी भार उठाने के लिए बताया गया किस प्रकार उठाना चाहिए। तो लिफ्टिंग हैवी लोड्स, तो भारी भार उठाने का क्या नियम है? तो सुरक्षित भार उठाने के नियम क्या है तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पैरों को भार के करीब रखें, अर्थात जिस चीज़ को उठा रहे हैं उसके करीब रखें। तो अपने पैरों को भार के क्या करना है? भार के करीब रखना है। दूसरा है पीठ को सीधा रखें। तो भार उठाने के लिए पीठ को क्या करना है? सीधा रखना है और घुटनों को मोड़ना है। तो पीठ सीधा और घुटनों को मोड़ना है। किस पोजीशन में? तो स्क्वाट पोजीशन में। स्क्वाट पोजीशन में घुटनों को मोड़ना है। तीसरा है भार को शरीर के करीब रखना है। तो भार को पहले हमने क्या देखा? अपने पैरों को भार के करीब रखना है और भार को आगे है शरीर के करीब रखें। चौथा है पैरों की ताकत से उठें। तो हम जब भी भार को उठा रहे हैं तो पैरों की ताकत से ऊपर उठना है, पीठ की ताकत से नहीं, क्योंकि इससे रीढ़ पर असर होता है। तो पैरों की ताकत से उठना है, पीठ की ताकत से नहीं। और अचानक झटका ना देना है, अचानक झटका नहीं देना है। तो ये रहा, ये था भारी भार उठाना। आगे है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने पीछे पढ़ा उससे संबंधित। तो क्या है एग्जाम के इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसे भी देखते हैं। तो मानव शरीर का प्रतिरोध, तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो गीली त्वचा में 1000 ओम होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध गीली त्वचा में 1000 ओम होता है और सूखी त्वचा में 1 लाख से 6 लाख ओम तक होता है। तो गीली त्वचा में मानव शरीर का प्रतिरोध 1 ओम और सूखी त्वचा में 1 लाख से 6 लाख ओम तक हो सकता है। आगे है सुरक्षा गुणांक या सेफ्टी फैक्टर। तो सुरक्षा गुणांक या सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 से अधिक होता है। तो सुरक्षा गुणांक या सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 से अधिक होता है। आगे है CTC अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उपयोग बिजली की आग बुझाने में होता है। और CTC अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? तो हैलोन है। आगे है कृत्रिम श्वसन। तो मुंह से मुंह विधि को सबसे उत्तम माना जाता है। कृत्रिम श्वसन में मुंह से मुंह विधि को सबसे उत्तम माना जाता है। आगे है LOTO, LOTO अर्थात लॉक आउट और टैग आउट। लॉक आउट और टैग आउट मेंटेनेंस के दौरान सप्लाई चालू ना हो जाए। मेंटेनेंस, जब भी हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे हैं तो उसको ठीक कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं तो सप्लाई चालू ना हो जाए, तो इसके लिए ताला और टैग लगाना है। लॉक आउट और टैग आउट। NEC अर्थात नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। तो NEC क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। इसमें वायरिंग स्थापना के सुरक्षा मानक होते हैं। वायरिंग स्थापना के सुरक्षा मानक किसमें होते हैं? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में। आगे जो हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं छोटी छोटी, तो क्या होता है? कॉमन मिस्टेक्स। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है उसे हम देखते हैं, जो छात्र अक्सर गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं? तो सबसे पहले आग की श्रेणी में। तो गैस, जैसे कि LPG आग, LPG आग या गैस की आग को क्लास C में माना जाता है। LPG गैस यानी या गैस की आग को क्लास C श्रेणी में माना जाता है। लेकिन कुछ पुराने मानकों में वर्गीकरण अलग हो सकता है। हमेशा BIS स्टैंडर्ड को याद करें। पुराने मानकों में क्लास C के अलावा कहीं और भी हो सकता है, लेकिन BIS स्टैंडर्ड के अनुसार गैस की आग को क्लास C में माना जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड VS ड्राई पाउडर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस ड्राई पाउडर का मतलब है बंद कमरे में CO2 का उपयोग सावधानी से करें। तो बंद कमरे में अगर CO2 का उपयोग करना है तो सावधानी से करें, क्योंकि यह दम घुटा सकता है। तो दम घुट सकता है। खुले में ड्राई पाउडर बेहतर है।
बंद कमरे में क्या करना है, CO2 का उपयोग सावधानी से करना है। और खुले में कौन सा बेहतर है, तो CO2 और ड्राई पाउडर में, तो ड्राई पाउडर खुले में बेहतर है। आगे है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड के बारे में। तो सिल्वेस्टर और शेफर विधि में लेटने की स्थिति। तो सिल्वेस्टर में क्या होता है, हम सिल्वेस्टर और शेफर विधि में लेटने की स्थिति में क्या होता है, पेट के बल भी है, पीठ के बल, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ट्रिक क्या है, शेफर यानी स्टमक, शेफर माने स्टमक यानी पेट के बल। तो शेफर, यहाँ भी उल्टा दे दिया, शेफर यानी पेट के बल, शेफर में क्या होता है, पेट के बल लेटाया जाता है, और सिल्वेस्टर में क्या होता है, पीठ के बल लेटाया जाता है। तो शेफर से स्टमक याद रखेंगे, स्टमक यानी पेट के बल, शेफर यानी स्टमक, और स्टमक यानी पेट के बल लिटाया जाता है। आगे है टेस्टर। तो टेस्टर को कभी भी हाई वोल्टेज लाइन पर टेस्ट ना करें। यह केवल लो वोल्टेज यानी लो टेंशन, टेस्टर को कभी भी हाई वोल्टेज यानी हाई टेंशन लाइन पर टेस्ट ना करें। यह केवल लो वोल्टेज यानी लो टेंशन 500 वोल्ट तक के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। आगे है RRB ALP स्पेशल टिप्स। जैसा कि CBT पार्ट 2 में CBT एग्जाम 2 के पार्ट B के लिए रणनीति। तो प्रश्न अक्सर सुरक्षा चिन्हों अर्थात साइंस के रंग के बारे में पूछा जाता है। मैंडेटरी का बैकग्राउंड नीला, वार्निंग का पीला, इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। अग्निशामक यंत्र के कलर बैंड, जैसे कलर बैंड से मिलान के बारे में आ जाता है। मैच द कॉलम वाले प्रश्न आते हैं। हस्त औजारों की सामग्री अर्थात यह हस्त औजार किस मटेरियल का बना होता है उसे पूछा जाता है। जैसे पेचकस के ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पेचकस का ब्लेड किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। और प्लायर का हैंडल कवर, यह किसका बना होता है, प्लायर का हैंडल कवर, यह सेल्यूलॉइड और प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लायर का हैंडल कवर सेल्यूलॉइड और प्लास्टिक का बना होता है। पेचकस का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे है प्राथमिक चिकित्सा में ABC का फुल फॉर्म। तो हमने जैसा कि ऊपर देखा था, हमने क्या देखा था ABC का फुल फॉर्म। तो A का मतलब एयर वे, B का मतलब ब्रीदिंग, और C का मतलब सर्कुलेशन। तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का फुल फॉर्म हमने देख लिया। तो हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आगे हम फिर दूसरा वीडियो में मिलेंगे।